नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्लियामेंट्री बिजनेस। मैं हूं आपके साथ हर्षा शर्मा। रुक करेंगे अब तक की खास खबरों का। चीन की नापाक हरकत को लेकर पूरे देश में विरोध हो रहा है। इसे लेकर पूरे देश में गुस्से की लहर है। देश की जनता का बस एक ही सवाल है कि चीन से शहादत का बदला लो। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत बालाकोट पार्ट 2 करेगा? चीन और भारत के बीच जारी तनाव को लेकर अब सियासी गहमागहमी तेज हो गई है। गलवान घाटी में भारत और चीन के प्रमुख जनरलों के बीच हुई लंबी बातचीत से भी कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे में अब पूरे देश भर से चीन के खिलाफ आवाज उठनी तेज हो चुकी है। जब भारत और चीन के प्रमुख जनरलों के बीच हुई बातचीत में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ, उसके बाद से अब एक कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी वार्ताओं का दौर तेज हो जाएगा। बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक की क्षमता हिंदुस्तान की एयरफोर्स में है। हिंदुस्तान इस मसले की कार्रवाई कर सकता है, लेकिन क्या इस मसले की कार्रवाई करना हमारे हित में होगा? मेरी समझ के मुताबिक कि हमारे हित में नहीं होगा, बड़ा नुकसानदेह होगा। पाकिस्तान और चीन में जमीन आसमान का फर्क है। हमको संयम से, धैर्य से काम लेना है, बड़ी सोची समझी रणनीति के अनुसार काम लेना है। इतना ही नहीं, अगर भारत बालाकोट की तरह एयर स्ट्राइक करता है तो दोनों देशों के बीच इतना गहरा प्रभाव पड़ेगा कि ये कड़वाहट खत्म होने में करीब 50 साल लग जाएंगे। जिस सीमा पर हिंदुस्तान के 20 सैनिकों की जान गई है, वहाँ पर बालाकोट की तरह कार्रवाई करना संभव है। हिंदुस्तान की क्षमता है, काबिलियत है, लेकिन ये हमारे हित में बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए ये कार्रवाई नहीं होगी। हम नहीं चाहते कि और भड़के और जान और माल का नुकसान हो। दोनों देश जो है दुनिया के 5 स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्सेज हैं। बहुत बड़े पैमाने पर बर्बादी होगी, जान और माल का बहुत नुकसान होगा। दोनों की इकोनॉमीज पहले ही गिर रही हैं और बैठ जाएंगी, और इसलिए अनेकों और विकल्प हैं, उनका इस्तेमाल किया जाएगा बजाय युद्ध का। विशेषज्ञ मानते हैं कि जिस सीमा पर भारत के इतने जवान शहीद हुए हैं, क्या वहां पर भारत के लिए बालाकोट 2 दोहराना संभव है? लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भारत और चीन दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली सेनाओं की श्रेणी में आते हैं। इसीलिए ऐसा होने की संभावना कम है। इस समय अनेकों हवाएं उठ रही हैं। मोस्ट ऑफ देम जो है वो फेक हैं। हमको विश्वास नहीं करना चाहिए कि चीन 60 किलोमीटर हिंदुस्तान में आ गया और हम चुप रहे। चीन की तरफ से 5 जगह पर घुसपैठ हुई है। दौलतपुर गुंदी में, फिर गलवान वैली में, हॉट स्प्रिंग में, फिंगर एरिया में और दमचौक में। इन सब में चीन तकरीबन कुछ 100 मीटर से लेकर 2 से 3-4 किलोमीटर तक आया है। इससे ज़्यादा वो नहीं आया। अब सवाल उठता है कि अगर बालाकोट की तरह भारत कोई कार्रवाई नहीं करता है तो चीन को उसी की भाषा में कैसे जवाब दिया जाए? तो विशेषज्ञों का मानना है कि अगर चीन को उसी की भाषा में जवाब देना है तो सबसे पहले चीनी सामान का बहिष्कार करना जरूरी है, क्योंकि वर्तमान समय में चीन पूरी दुनिया में सबसे अलग थलग पड़ा है और महामारी के दौर में चीन में कुल 80 मिलियन लोगों का रोजगार भी छिन चुका है। ऐसे में चीन को इसी भाषा में जवाब देना ज़्यादा सही रहेगा। चाइना के प्रोडक्ट को बहिष्कार करने की सवाल है। ये तो जनता को, अपने सोशल ऑर्गेनाइजेशन को, इन लोगों को कॉल देनी चाहिए और जनता स्वयं इसको ले बहिष्कार करे। और धीरे धीरे भारत भी जो चाइना के साथ ट्रेड है उसको कम करेगा। मैं समझता हूँ जल्दी ही बहुत। हमारा लगभग $93 बिलियन का पिछले साल बाईलैटरल यानी द्विपक्षीय ट्रेड था चाइना के साथ। मैं समझता हूँ ये बहुत घट के नीचे आ जाएगा और चाइना को इसके बहुत बड़ा धक्का लगेगा, इसलिए कि ऑलरेडी उसके बड़े बड़े ऑर्डर्स जो यूरोप और अमेरिका के हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं, वो कैंसिल हो रहे हैं या उनको कहा जा रहा है डिले करने के लिए। अमेरिका और यूरोप की पश्चिमी यूरोप की कंपनीज़ वहाँ से विड्रॉ करने की बात कर रही हैं। उसमें से बहुत सी कंपनीज़ भारत आना चाहती हैं क्योंकि भारत में सस्ता लेबर है, बहुत वेल एक्सपीरियंस है, उसके पास कंप्यूटर सेवी भी है, अंग्रेज़ी भी बोलता है, डेमोक्रेसी है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, अंग्रेज़ी जानता है। तो ये बहुत सी चीज़ें उनको सूट करती हैं। तो बड़ी कंपनी इसी कारणवश चाइना जो है भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, इनस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश कर रहा है ताकि यहाँ ये कंपनीज ना आ सकें। जिस तरह से बैठकों का दौर तेज हो चला है उसे देखकर तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब भारत पूरी तरह से चीन पर शिकंजा कसने को तैयार है। लेकिन जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान को चित किया था, उसी तरह से चीन पर बालाकोट पार्ट 2 करना भारत और चीन दोनों देशों के लिए घातक
घातक सिद्ध हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस। भारत चीन की तनातनी के बीच देश भर में चीनी सामान का बहिष्कार हो रहा है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि चीन को इस बहिष्कार से करीब $70 बिलियन का सालाना घाटा होगा। इसी को लेकर CAIT राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल से हमारे संवाददाता देव पांडे ने बात की। कैट ने एक मुहिम चला रखी है कि चीनी जो प्रोडक्ट हैं उसका बहिष्कार किया जाए और इसको लेकर एक लिस्ट बनाई गई है जिसमें 500 वस्तुएं हैं जिनमें साफ तौर से कैट की तरफ से कहा जा रहा है कि इनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय महामंत्री कैट के प्रवीण खंडेलवाल जी। हम इनसे बात करेंगे। सर, जो 500 वस्तुओं की लिस्ट आप लोगों ने बनाई है उसमें कितना कारगर साबित होगा ये? देखिए, व्यापारी होने के नाते या देश के 7 करोड़ व्यापारियों का प्रतिनिधि होने के नाते मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि ये 500 कैटेगरी है जिसके अंतर्गत 3000 वस्तुएं हैं। ये अगर हमने अपना फोकस इस पर कर लिया तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि दिसंबर 2021 तक हम चाइना को 1 लाख करोड़ रुपए के व्यापार का नुकसान पहुँचा सकते हैं। हमने एक एक आइटम को बहुत ध्यान में रखा है। अब इसमें वो आइटम है जो सारे हिंदुस्तान के अंदर बनते हैं। अगर इसमें बात करें तो खिलौने हैं, इसके अंदर बिल्डर हार्डवेयर है, इसके अंदर जूते चप्पल हैं, इसके अंदर गारमेंट है, इसके अंदर फर्निशिंग फैब्रिक है। ये वो सारे आइटम है जिसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी नहीं है और वो सारे आइटम हिंदुस्तान के अंदर बनते हैं। हमें केवल चाइना के जो प्रोडक्ट है उसका बहिष्कार करना है और जो हमारे हिंदुस्तानी प्रोडक्ट हैं उनको हमें यूज़ में लाना है। इसके लिए मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अक्सर लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि चाइना के प्रोडक्ट बड़े सस्ते हैं, हिंदुस्तान के प्रोडक्ट महंगे हैं। दूसरा, हिंदुस्तान के प्रोडक्ट की वो क्वालिटी नहीं है। मैं यहाँ ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये नैरेटिव चाइना ने बहुत पहले एक बहुत सोची समझी योजना के तहत हमारे जो लोग हैं उनके दिमाग में डाला है। देखिए, चाइना के जो प्रोडक्ट हैं वो यूज़ एंड थ्रो सिस्टम पर आधारित है और उनका एक बार यूज़ करके उनको फेंक देना चाहिए और वो इसलिए सस्ते हैं क्योंकि वो इसके अलावा चाइना के प्रोडक्ट के साथ कोई गारंटी नहीं है। ठीक उसके उलट जो हमारे हिंदुस्तान के प्रोडक्ट हैं वो यूज्ड और रीयूज हो सकते हैं और उनके साथ में गारंटी है। और पिछले जनवरी से मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे देश के ग्राहक हैं उनके मन में भी एक परिवर्तन आया है। अब वो चाइना के प्रोडक्ट की जगह पर हिंदुस्तान के बने हुए माल को इस्तेमाल करना चाहता है, चाहे बेशक वो थोड़ा महंगा भी हो और वो आज महंगा है। कल हमने यदि इसको मिशन बना करके काम किया तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो विश्व में किसी भी देश की बराबरी कर सकते हैं। हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, हमारे पास में काम करने वाली शक्ति है, हमारे पास में और जितने भी संसाधन वो उपलब्ध हैं। कुछ थोड़े बहुत संसाधनों की यदि कमी होगी तो हम सरकार से आग्रह करेंगे, सरकार उसको पूरा करेगी। लेकिन अगर देश के सभी लोग जुट जाएं और एक मिशन के रूप में इसको अपना लें कि हमें 3 साल में या 5 साल में हमें चाइना के उत्पादों को अपनी ज़िंदगी से फेंक देना है, तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। केवल हमको एक संकल्प लेना है और लोग कहते हैं कि ये हो नहीं सकता। मैं कहता हूँ कि ये हो सकता है। हमारे देश के 7 करोड़ व्यापारी कहते हैं कि ये हो सकता है। जब देश के 7 करोड़ व्यापारी ये कह सकते हैं कि हो सकता है तो फिर क्यों नहीं हो सकता? अगर एक आंकड़ा निकाला जाए कि कितना सामान वहाँ से आता है, कितना वहाँ से आयात होता है या फिर उसका रेवेन्यू किस तरह से चाइना को जाता है, तो अगर देखा जाए, अगर हम बहिष्कार करते हैं पूरी तरह से, तो चीन को इससे कितना नुकसान होने की आशंका या संभावना है? देखिए, अभी अगर हम अपना ध्यान केवल जो 3000 प्रोडक्ट है जो इसकी लिस्ट हमने जारी करी है, यदि हम केवल इस पर लगा दें तो हम 1.5 साल में यानी दिसंबर 2021 तक हम चाइना से जो हमारा इंपोर्ट होता है वो 1 लाख करोड़ हम कम कर सकते हैं। और आप कल्पना करें कि चाइना को 1 लाख करोड़ का नुकसान होगा और हिंदुस्तान को 1 लाख करोड़ का फ़ायदा होगा। तो जब 1 लाख करोड़ का फ़ायदा हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में आएगा तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और चाइना के लिए हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा बाज़ार है और चाइना का किसी के लिए भी हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बाज़ार है। तो सबसे बड़े बाज़ार से अगर हमने चाइना को धकेलना शुरू किया
तो आज हिंदुस्तान कर रहा है, कल पूरा विश्व करेगा। आज सारा विश्व चाइना से परेशान है। चाइना ने हर देश की इकोनॉमी को हिला करके रख दिया है। चाइना ने हर देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा करने की चेष्टा करी है। लोग ये देख रहे हैं कि पहल कौन करे, और हिंदुस्तान ने अब इसको लेकर के पहल शुरू कर दी है। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में जो और शक्तिशाली देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो जर्मनी हो, या यूरोपियन यूनियन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वो हिंदुस्तान को फॉलो करेंगे। और कहीं ना कहीं हम पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ हम पूरे विश्व को चाइना के चंगुल से मुक्त करा पाने में सफल होंगे। लेकिन ये एक दीर्घकालीन योजना है, ये एक रात का काम नहीं है। इस पर सतत काम करना पड़ेगा, सब लोगों को मिलकर के काम करना पड़ेगा और लगातार काम करना पड़ेगा। इस मुहिम में आपके साथ कौन कौन है, क्योंकि आपने एक खुला खत भी लिखा है, तमाम जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं उनसे भी आपने अपील की है, तो इस मुहिम में आपके साथ अब तक कौन कौन आया? देखिए, इस मुहिम में हमारे व्यापारी तो हैं, व्यापारियों के साथ साथ ट्रांसपोर्टर इसमें शामिल हैं। और अब हम अपील करने जा रहे हैं किसानों को, हम अपील करेंगे हमारे लघु उद्योग संगठनों को। लघु उद्योग ऑलरेडी इस विषय पर हमारे साथ में है। हम हॉकर्स को अपील करेंगे, हम उपभोक्ताओं को अपील करेंगे, हम जो स्वयं उद्यमी हैं उनको अपील करेंगे, जो महिला उद्यमी हैं उनको अपील करेंगे। इसके साथ साथ हम पूरे देश को अपील करेंगे। ये मामला किसी एक व्यक्ति का या एक संगठन का नहीं है, ये पूरे देश की रक्षा का मामला है। और देश की रक्षा के मामले में पूरा देश इस समय एक है। केवल उस एकता को प्रदर्शित करने की ज़रूरत है जिसकी शुरुआत हमने कर दी है। आपको याद होगा चीन की तरफ से अभी हाल में ही बयान आया था कि भारतीय हमारे प्रोडक्ट खरीदेंगे, कितना भी बहिष्कार करने की जो है योजना बनाई जा रही हो, लेकिन भारतीय हमारे प्रोडक्ट खरीदेंगे। देखिए, वो चाइना किस गलतफहमी में जी रहा है ये तो हमको भी नहीं पता, लेकिन चाइना को ये नहीं पता कि हमारा इतिहास क्या है। हमने अपने देशों से मुगलों को भगाया, हमने अपने देश से ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाया, हमने अपने देश से अंग्रेज़ों को भगाया। हमारा तो इतिहास है ये, तो हमें कोई चाइना को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप 1.5 साल का समय दीजिए, चाइना के हर व्यक्ति को या उनका जो अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसको इस बात का पूरा जवाब मिलेगा। क्योंकि ग्लोबल टाइम्स ने जो चुनौती दी थी उसको कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया है, और अब हम उस चुनौती को पूरा करने के लिए अपनी जी जान एक कर देंगे। आज चीन हमें आंखें दिखा रहा, भारत को आंखें दिखा रहा है, लेकिन ये काफ़ी लंबे समय से करते करते तब आज इस्टेब्लिश हुआ है, इस हद तक हुआ है। तो अगर इसको रोकने की कोशिश अगर पहले भी की गई होती, अगर हम यहाँ पर देखें फेल्योर देखा जाए, तो किसका आप मानेंगे? देखिए, कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा कि फेल्योर हमारी पिछली सरकारों का है। शायद सरकारें चाइना के प्रभाव को समझ नहीं पाई, या कभी सरकारों ने समझने का प्रयत्न नहीं किया। यही कारण है कि 20 साल के अंदर चाइना 3500% का व्यापार चाइना ने हिंदुस्तान के अंदर अपना बढ़ा लिया। और यदि इसके रफ्तार को नहीं रोका गया तो ये रफ्तार बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, जो अंत में जाकर के हमारे देश के लिए, हमारे नागरिकों के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे रिटेल कारोबार के लिए नुकसानदायक सिद्ध होने वाली है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारी पिछली सरकारों से गलती हुई, उन्होंने नहीं किया, या उद्योगपतियों से गलती हुई या व्यापारियों से गलती हुई, उन्होंने कभी चाइना का ऑल्टरनेट तलाश नहीं किया, तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपनी इस पहल को रोक दें। देखिए, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, और इस बार ये डंके की चोट पर शुरुआत हो गई है। और जो भी लोग ये कहते हैं कि ये हो नहीं सकता, हम उन्हें बताएंगे कि ये हो सकता है, और हिंदुस्तान इसको करके दिखाएगा। अगर देखा जाए तो आज हर तीसरे आदमी के पास चाइनीज़ फ़ोन है, या फिर तमाम ऐसे हम इक्विपमेंट्स की बात कर लें, सामानों की बात कर लें, सबके पास है। तो अगर ये लोग बहिष्कार करते हैं, देश के लोग बहिष्कार करते हैं, तो उनके पास दूसरा विकल्प क्या रहेगा? या फिर अगर हम महंगाई की बात करें, क्या चीज़ें महंगी हो जाएंगी या फिर उनको सस्ती दरों पर उपलब्ध होंगी, वही हम जानना चाहते हैं। देखिए, पहले हमें समझना होगा कि चाइना से हम किस तरीके का इंपोर्ट करते हैं। चाइना से हम 4 तरीके का इंपोर्ट करते हैं। एक, चाइना से हम तैयार माल यानी कि फिनिश प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं। एक हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। एक हम स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं। और एक टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं। अगर हम एक साथ सारे आइटमों पर धावा बोलेंगे तो हमारा अभियान कभी भी सफल नहीं होगा। इसलिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, उन फिनिश्ड प्रोडक्ट में से हमने 3000 उत्पादों को छांटा है, और सबसे पहले हमारा फोकस उन 3000 उत्पादों पर है। जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट है,
उनके ऑल्टरनेट हो सकता है आज ना हो, तो आज तो हम उनके बहिष्कार की बात कर ही नहीं रहे, लेकिन 2 साल बाद उनके सारे जो ऑल्टरनेट है तब तक देश में विकसित हो जाएंगे। जब तक हम इस अभियान को लेकर के ख़त्म करेंगे तब तक हमारे जो बाकी के हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे वो स्पेयर पार्ट्स हैं, चाहे वो हमारे टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट हैं, हम हिंदुस्तान के अंदर उसको तैयार करेंगे। ऐसा हम सरकार से आग्रह करेंगे कि जो हमारे लघु उद्योग हैं उनको सरकार सहायता दे, और भारत मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पर वर्ल्ड का लीडर कैसे बन सकता है, उसके लिए सरकार को हमारा सहयोग करना होगा। सरकार से हम सहयोग मांगेंगे, और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि लोकल पर वोकल, आत्मनिर्भर भारत। उसका अर्थ बिल्कुल सीधा साफ है कि सरकार भी यह मन बना चुकी है कि अब आने वाले समय में हिंदुस्तान के प्रोडक्ट ही बेचे जाएंगे या खरीदे जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा संदेश है, और मैं समझता हूँ कि इसके साथ आने वाले समय में जो भी 3 वर्ष या 4 वर्ष का समय रहेगा, बेशक आज मोबाइल का उतना ऑल्टरनेट हमारे पास में शायद उतना मजबूत ना हो, या कुछ आइटम ऐसे हो सकते हैं उनका, तो आज तो हम उनके बहिष्कार की बात कर ही नहीं रहे। हम तो उनके बहिष्कार की बात जब हम चौथे चरण में पहुंचेंगे तब करेंगे। ये तो आर्थिक रूप से बहिष्कार करने की बात हो गई। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आवाज़ उठ रही है, जो हमारे जवान शहीद हो गए, जो हमला हुआ, तो उसमें अगर हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि आवाज़ उठ रही है कि बालाकोट स्ट्राइक जैसा एक बार फिर से होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, ऐसी स्थिति में, तो किस तरह से चीन पर कंट्रोल कर पाएंगे हम? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय सेनाएं पूरी तरीके से सक्षम है चीन को जवाब देने के लिए, और वर्तमान जो सरकार है श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो अपने आप में सक्षम सरकार है। हमने पीछे देखा है, और देश को पूरा विश्वास है, व्यापारियों को पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में, और हमारी भारतीय सेनाओं की शौर्य गाथाएँ तो लंबे समय से गाई जाती रही हैं। तो कहीं मुझे नहीं लगता कि कोई चाइना किसी भी तरीके की लड़ाई कर ले, चाइना हमसे सामाजिक लड़ाई कर ले, हम जीतेंगे। चाइना हमसे युद्ध की लड़ाई कर ले, हम फिर जीतेंगे। चाइना हमसे आर्थिक लड़ाई कर ले, हम फिर जीतेंगे। तो कोई पक्ष ऐसा नहीं है। अब ये कोई 1947 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। और ये भारत में पिछले, आप स्वयं देख रहे होंगे पिछले 2-3 दिन से किस तरीके का उबाल पूरे देश में है, और लोग कहीं ना कहीं अब खुद इस बात को इसको महसूस कर रहे हैं कि अब वो समय आ गया जब हमें चाइना को धक्का देना है, चाइना की अर्थव्यवस्था को धक्का देना है। मोटे तौर पर लोग अपने मानस बना चुके हैं, और मुझे लगता है कि अब इसमें कोई कठिनाई नहीं आने वाली है। और माकूल समय पर माकूल जवाब जिस भाषा में चाइना चाहेगा, उस भाषा के अंदर हमारी सेनाएं देंगी, हमारा नेतृत्व देगा, ऐसा हम सबको पूर्ण विश्वास है। हमसे बात करने के लिए तो कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल जी बात कर रहे थे साफ तौर से हमसे। इन्होंने चीनी सामान का बहिष्कार करने के लिए एक अच्छी खासी लंबी लिस्ट बनाई है, और साथ ही इन्होंने एक पत्र भी लिखा है, खुला पत्र लिखा है तमाम जो सेलिब्रिटी हैं फिल्म जगत के, उनके नाम। अब देखना यही है कि इनके साथ चीनी सामान का बहिष्कार करने के लिए कौन कौन से सेलिब्रिटी इनका साथ देते हैं। कैमरामैन उमेश कुमार के साथ देवनाथ पांडे, पार्लियामेंट्री बिजनेस, नोएडा। शादियां तो आपने बहुत सी देखी होंगी, लेकिन हम आपको एक ऐसी शादी दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरानी में पड़ जाएंगे। प्रयागराज में जब एक शख्स के लिए दुल्हन नहीं मिली तो उसके परिजनों ने लकड़ी के पुतले से उसकी शादी कर दी। शादी भी हुई, शादी की सारी रस्में भी पूरी हुई, लेकिन एक अदब दुल्हन की दरकार में लकड़ी के पुतले से शादी करनी पड़ी। ये अनोखी शादी देखने को मिली यूपी के प्रयागराज में, जहां पिता की इच्छा का मान रखने के लिए एक शख्स ने लकड़ी के पुतले से शादी की। शादी के दौरान सारी रस्में निभाई गईं और लोगों को दावत भी खिलाई गई। प्रयागराज में घुरपुर के मनकवार में रहने वाले बुजुर्ग शिव मोहन के 9 बेटे हैं। इनमें से 8 बेटों की तो शादी हो चुकी है, लेकिन सबसे छोटे बेटे पंचराज की शादी नहीं हो पाई थी। लंबी उम्र पार कर चुके पंचराज के पिता शिव मोहन की इच्छा थी कि उसके जीते जी सबसे छोटे बेटे की भी शादी हो जाए। इसके लिए परिवार सहित रिश्तेदारों ने भी पंचराज की शादी के लिए प्रयास किए, लेकिन दुल्हन नहीं मिल पाई। जब इस मामले में पुरोहितों से राय ली गई तो उन्होंने लकड़ी के पुतले से पंचराज की शादी की नई तरकीब निकाली। उनका कहना था कि इससे पंचराज विवाहित कहलाएगा। इस शादी को करने से पहले तो पंचराज ने मना किया, लेकिन बूढ़े पिता का मान रखने के लिए बाद में वह मान गया।
पिता ने पुरोहितों से शादी का मुहूर्त निकलवाया तो पूरी रस्म रिवाज के साथ शादी हुई। शादी के दौरान सुबह से ही शादी की सभी रस्में शुरू हो गई और शाम तक पंचराज की शादी पुतले के साथ हो गई। इस मौके पर लॉकडाउन का पालन करते हुए बाराती भी पहुंचे और दुल्हन की विदाई भी हुई। राहुल गांधी पूरे 50 साल के हो चले हैं, लेकिन देश में चल रहे कोरोना के संकट और चीन भारत की तनातनी के बीच वो अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। ऐसे में चलिए हम आपको उनके सियासी सफर के बारे में बताते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 50 साल के हो गए हैं। उनका जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में हुआ था। सोनिया और राजीव गांधी के 2 बच्चों में राहुल गांधी बड़े हैं। उनकी छोटी बहन प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कदम जमाने की कोशिश कर रही हैं। राजनीतिक मायने में देखा जाए तो कांग्रेस अपने बुरे वक्त से गुजर रही है और इसी दौर के साथ राहुल गांधी का राजनीतिक ग्राफ भी काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। राहुल गांधी का सियासी सफर। पहली बार 2004 में अमेठी से लोकसभा का चुनाव जीतकर उन्होंने संसद की दहलीज पर कदम रखा। उन्होंने अमेठी लोकसभा क्षेत्र का 2009 और 2014 संसद में प्रतिनिधित्व किया। 2007 में उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव नियुक्त किया गया। इसके अलावा युवाओं को पार्टी से जोड़ने की उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। उन्हें कांग्रेस की छात्र इकाई यूथ कांग्रेस और राष्ट्रीय छात्र संघ के कामकाज को देखने के लिए कहा गया। 2013 में राहुल गांधी को पार्टी ने आगे बढ़ाने का फैसला किया। उन्हें कांग्रेस उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया और 11 दिसंबर 2017 को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। 2019 का आम चुनाव राहुल गांधी के लिए किसी झटके से कम साबित नहीं हुआ। उन्हें अपनी पारंपरिक सीट से हार का मुंह देखना पड़ा। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने अमेठी सीट से जीत का परचम लहराया। भले ही गांधी को अमेठी सीट पर पराजय का सामना करना पड़ा, मगर उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा केरल के वायनाड से बचा ली। 2019 के चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि आम चुनाव में उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ राफेल सौदे का लेकर भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उछाला था। गांधी परिवार का वारिस के जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाने की परंपरा रही है। कार्यकर्ता केक काटकर और ढोल नगाड़ों के स्वागत से अपने प्रिय नेता का जश्न मनाते हैं, लेकिन 20 सैनिकों की शहादत के शोक में इस बार राहुल गांधी का जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस के साथ।